गलती है काजी फैसला की, मुझे बताइए आप लोग क्या गलती है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो अभी 4 दिन पहले जस्टिस मुशीर आलम साहब करके गए। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो साकिब निशान ने किया जिसकी बेटी 1.5-2 करोड़ रुपए के जोड़े में रुखसत हो रही है। जिस दुनिया ने देखा, दुनिया ने रिपोर्ट किया, सारे सोशल मीडिया में किसी ने सवाल पूछा कि कहां से पैसे आए भाई तुम्हारे पास? एक चीफ जस्टिस की कितनी पेंशन होती है, कहां से तुम्हारे पास ये आ गया सारा माल? और तुमने ये कौन सा बहरिया टाउन का 6 दिनों पहले तुम जजमेंट देके चले गए? कौन से भाई क्या क्राइटेरियाज होते हैं तुम्हारे? उसी जजमेंट के अंदर लिखा हुआ था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपने कभी हमें कंसिडरेशन में लाने की कोशिश ही नहीं की, और आप हमसे तवक्को करते हैं कि जी हम आपके साथ इस तरह से चलेंगे कि जी आप आइए हमें बताइए, हम आपको मसला करेंगे। हम अपने दोस्तों को जवाब नहीं दे पाते, हम उनको जवाब, अपनी फ्रेटर्निटी, अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम जवाब नहीं दे सकते। और हम जब उनको जवाब नहीं दे सकते तो हम आपके सामने ही आके बोलेंगे कि भाई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में तो इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करो जो 1.5 साल तक जजमेंट को रोक कर बैठते हैं और उसके बाद 1 दिन पहले देते हैं जजमेंट अपने रिटायरमेंट से। मैं आपने पूछा, हमने मुनीब अख्तर साहब की इनोवेशन पे भी ऑब्जेक्शन किया था, हमने मोहम्मद अली मजहर साहब की इनोवेशन पे भी ऑब्जेक्शन किया। हमारी किसी जज से रिश्तेदारी नहीं है, हम कहते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल प्रिवेल करें। आप उसको एडहॉक जज के तौर पे ले जाना चाहते हैं, 18वां जज बन के वो सारी उम्र बैठा रहेगा। आप ये बताना चाहते हैं चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट को कि जी लेकर जा रहे हैं। यहाँ देखें, आप जिस तरीके से इस आइन को पामाल कर रहे हैं, जैसे आपने पिक एंड चूज शुरू किया है, लोगों को जिस तरीके से तस्दील कर रहे हैं, और आपने जिस तरह की लॉबियां बनाई हैं, आप कहते हैं अगला 10 नंबर का जज हम ले जाएंगे। उमर सुमरो साहब क्या बैठे हैं, इस बात की गवाह है, तो हाई कोर्ट में चल रही है ये बात कि हम 10 नंबर का जज लेके चले जाएंगे और अगली मरतबा वो क्या नाम है सिंधी जज ले जाएंगे। भाई सिंधी महाजर पंजाबी पठान की बात नहीं है, बात यहाँ पर इंसाफ की है। जब वकील को अपने क्लाइंट की तरफ से जाता है और इंसाफ नहीं मिलता और लोग हमसे पूछते हैं इन हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर कि यार तुम तो जस्टिस मुनीर की मिसाल देते थे कि वो इबरत का निशान बन गया, आप तो मिसाल देते थे। देखिए जस्टिस मुनीर भी इसी तरीके से आया, आउट ऑफ 10 प्रमोटी। आप ये देखें मौलवी मुश्ताक को भी आउट ऑफ 10, इनफैक्ट मौलवी मुश्ताक का राइट था कि उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता। उस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से एक गलती हुई कि उन्होंने मौलवी मुश्ताक को नहीं बनाया, 5वें नंबर के जज को उस वक्त एलिवेट कर दिया पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, और उसका नतीजा भुट्टो साहब ने अपने खून से दिया कि मौलवी मुश्ताक ने वो बायस रखते हुए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि बायस है आपके, और दुनिया जानती है कितना बायस था, लेकिन उसके बावजूद मौलवी मुश्ताक जैसे जज, नसीम हसन शाह एडहॉक जज के तौर पे अपॉइंट हुए। उस एडहॉक जज ने उस 7 मेंबर बेंच का मेंबर था, वो 7 मेंबर की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने भुट्टो की कन्विक्शन को अपहेल्ड किया, कभी दुनिया के किसी मुल्क में दिखाएं 3-4 से जजमेंट आया। 34वां जज कौन था? नसीम हसन शाह। मरने से चंद महीने पहले एक टीवी इंटरव्यू में कहा, जो आज भी गूगल करें तो मिल जाएगा, कि गलती हुई, हमें पता है हमने इंसाफ का कत्ल किया, हमने भुट्टो को गलत फांसी दी, हम पे प्रेशर था, बुलाएं उसको। क्या आप नहीं उठा के ला सकते? खबर खोद के निकालें कि तुमने एक इंसाफ का कत्ल किया, एक शख्स को मार दिया, एक मुद्दा के उसका हमने नतीजा बता, मैं तो पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन हमने नतीजा बता, हमने 10 साल की अमरीत भुगती उसके नतीजे में। दोस्तों ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। और मैं आप दोस्तों, यंग दोस्तों को बताता चलूँ कि जब 18वीं तरमीम आती है, आपका एक मजबूत आइन आया, उस आइन के आने के बाद 18वीं तरमीम आई जो मुत्तफ़क़ा तौर पर थी, उस जिसको आज ये खत्म करने में तुले में हो, ये सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है। आपकी सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बेंच में मेजॉरिटी बना रही है कि हमें इसको खत्म करना है, और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके यहाँ क़यादत का फुक़दान रहा और आपकी सही मानों में क़यादत नहीं हुई तो ये होगा। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से मामला को उठाया जा रही है, चलने चाहिए मामला, इनको चैलेंज करना चाहिए सब, कराची बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, इन सबको बोलना चाहिए इसके मामले में। इन्होंने कहा कि जी हम जो है क्या नाम है 175A आती है इंट्रोड्यूस होकर, 100 के करीब उसमें अमेंडमेंट की गई थी 18वीं तरमीम में, उसमें, और ये पूरी पार्लियामेंट ने किया। इन्होंने कहा कि 175A आएगा, 175A इंट्रोड्यूस हुआ, 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस बिल, और उसके साथ शामिल थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसके अलावा 7 मेंबर का कमीशन तश्कील दे दिया गया। उस वक्त एक पिटीशन में इफ्तिखार चौधरी साहब ने हुक्म फरमाया नहीं इनको 4 जजेस कर दो, अपनी मेजॉरिटी बनाई। और एक और अमेंडमेंट आती है 19 अमेंडमेंट, जिसके अंदर सिर्फ 175A में अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि नहीं अब इनकी अक्सरियत है, आज उस अक्सरियत को हम भुगत रहे हैं। कि आप ये देखें वो 4 जजेस बैठ के, आज जबकि मैं 2 जजेस को सलाम पेश करता हूँ, काजी फैज़ीसा साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जिस जुर्रत के साथ इस चीज़ को हर जगह अपोज किया, जबकि
फैज ईसा साहब तो खुद विक्टिम थे। ये अहमद अलीम शेख साहब को आज ये बात समझ में आई होगी कि जब साकिब निसार साहब ने इनसे रेफरेंसेस इनके खिलाफ चल रहे थे जेसी में और जुडिशल कमीशन में बीइंग अ सीनियर चीफ जस्टिस ये बैठते हैं, तो उन्होंने किस तरीके के ऑर्डर पास किए काजी फैज ईसा के खिलाफ। लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा ने कानून और आइन को बालादस्ती दी। उन्होंने किसी शख्सियत के खिलाफ बात नहीं की कि हक बनता है तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हक बनता है कि उनको जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके सामने ये तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, किस तरीके से इन्होंने 175A में किस तरीके से 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आ गई, कैसे आइन का मजाक उड़ाया जाता है। आज फिर हम सुन रहे हैं कि सेनेट ने अमेंडमेंट पास की है, पार्लिमानी कमेटी जो कि रबर स्टैम्प बन के रह गई है, उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर कुछ जान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कुछ जेसी का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, आर्टिकल 209 में बात की जा रही है। आप इनकॉम्पिटेंसी पे कितने हाई कोर्ट, इंटेग्रिटी पे कितने क्वेश्चन है हमारी सिंध हाई कोर्ट के ऊपर। कब आपने रेफरेंसेस के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई की? आपको कार्रवाई सिर्फ नजर आती है जब एक जज एक मखसूस इदारे के खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दे तो आप कहते हैं इसको फारिग कर दो। 2 जजेस तो विक्टिम बन चुके हैं, एक बेचारा लड़ रहा है अभी खड़ा होके, उसके साथ बार एसोसिएशन नहीं होती तो कब का फारिग कर चुके होते। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनके बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती कि हम आपके इन तमाम तरह के इक़दाम में सपोर्ट करें। हाँ, तारीख गवाही देगी कि हमारा रोल बड़ा वाज़ेह था, हमने आपको अपोज किया हर जगह पे। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे ख़वातीन को बोलें कि जी आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ़ख्रुन्निसा खोकर में नज़र नहीं आई। आप उस वक्त 2002 में खातून बन सकती थी जज, आपने कितनी ख़वातीन जजेस को हाई कोर्ट में एलिवेट करते, यहाँ आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आती। लेकर आइए ख़वातीन जजेस को, उनको बनाए RDS पे बनाए 46-47 पाकिस्तान करेंगी और आयशा मलिक साहिबा भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन सकती हैं। आप उनको आपको अपनी अददी तादाद को अक़लियत से अक्सरियत में बदलना है, आप अपनी मर्जी के जजमेंट ले सकें। पिक एंड चूज होता है। अगर मैं किसी को कुछ बनाता हूँ, हमारे माशरे का एक अलमिया है तो वो ऑब्लाइज रहता है कि हैदर इमाम ने मेरे साथ ये काम किया। प्रॉब्लम हमारे माशरे की ये है कि इस रविश को हमें चेंज करना है, हमें इस पे बोलना है, चाहे से हमें किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े। हम जाएंगे वहाँ पर भी 9 तारीख को और हम हर फोरम पे आपको चैलेंज करेंगे, इसके खिलाफ पिटीशंस भी आएंगी। अगर आप एडहॉक जज के तौर पे इसको ले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हम इसको चैलेंज करेंगे। और हम समझते हैं कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो कामयाब हुई है कि एडहॉकिज्म को कम अज़ कम फिलहाल हमने रुकवा दिया है और हमने रुकवाया है, वो तमाम चीज़ें हमारे साथ चली हैं। तो दोस्तों, ये तमाम ऐसे इशूज हैं जिन पे मैं समझता हूँ कि क्राइटेरिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में सीनियरिटी हो सकता है, आप नहीं कर सकते। आप एक क्राइटेरिया राइटिंग में दें, तब ये वकील मानेंगे, तब ये बार एसोसिएशन मानेगी। वरना मैं नहीं समझता कि अगर मैं CJP हूँ तो मैं बड़ी ईमानदारी से इनमें से अपनी मर्जी का कोई बंदा चुन लूँगा और कहूँगा जी कि ये बंदा बहुत कॉम्पिटेंट है और आप खामोश बैठे रहेंगे या आपकी आवाज़ हम तक नहीं जा सकेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सीनियरिटी प्रिंसिपल को पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो, जहाँ पर आपके इदारे इंडिपेंडेंट ना हो, जहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बार बार पामाल किया गया हो, 40 साल तक डिक्टेटर्स ने हुकूमत की हो, किसी किसी की कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर ईमानदारी के साथ सीनियरिटी प्रिंसिपल के बगैर कोई किसी किस्म की एलिवेशन हो सकती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपॉइंटमेंट टू द एपेक्स कोर्ट कैन ओनली बी डन थ्रू सीनियरिटी। और अगर आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को इंक्रोच करेंगे तो ये तमाम की तमाम ये जो इमारत है आपकी इदारे की, जो पहले ही तबाह है, मजीद तबाह होगी। आपस में जजेस इसी तरह से लड़ेंगे। आज लॉबियाँ वाज़े हैं, लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, हर शख्स लगा हुआ है एक रेस में कि मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने दोस्तों को जवाब नहीं दे सकते, हमें उनको जवाब देने के लिए चाहिए। इस फोरम पे हमने आपके सामने ये बातें रखी हैं और मैं समझता हूँ कि ये फोरम आपके सामने इन तमाम गुजारिशात के बाद इंशाअल्लाह ताला आप सब भी आए वहाँ पे इस्लामाबाद, वहाँ के देखेंगे किस तरीके से कौन कौन लीडर आपके मौजूद हैं, कौन मौजूद नहीं है, पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है, सूरत किस तरह की चल रही है। तो ये हमारी तारीख की बदनसीबी है कि हम आज भी लड़ रहे हैं। हमने एक तहरीक चलाई, जो तहरीक जाहिर बात है हम समझते हैं कि उसकी कामयाबी ये ज़रूर मिली कि आज एक यंग लॉयर ये ज़रूर पूछता है कि एपेक्स कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं। और ये अपॉइंटमेंट जो है अगर बदनीयती पे ना हो रहे होते तो आज ये कॉन्फ्रेंस भी ना होती, ना इससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस होती, ना आने वाले वक्त में कॉन्फ्रेंस होगी। थैंक यू वेरी मच। वकार सदी साहब वाले मामले के ऊपर कि उन्होंने अपनी सीनियरिटी के मामले के ऊपर उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, उनकी डेथ हो गई मगर केस अभी तक टेकअप नहीं हुआ। देखिए, वकार सदी साहब ने अपनी पिटीशन फाइल की थी
उस वक्त भी शेख साहब भी सीनियर थे उस वक्त, और मैं समझता हूँ इन दोनों का ही हक बनता था। वकार शेख साहब ने कहा कि आप पंजाब से 3 जज ले जा रहे हैं, पेशावर से मुझे लेकर गए, उनकी पिटीशन इन्होंने सुनी नहीं, रखी रही, जैसे शौकत अली सिद्दीकी की पिटीशन थी। यानी इस वक्त जुडिशरी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है ना, इसमें भी अगर आप शोर मचाए ना कोई जज सुन लेता है, और ये बदनीयती थी। उस शख्स को डिप्राइव किया गया उसके राइट से, और हामिद खान साहब उसके वकील थे, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उस पर रोशनी डाली थी। मैं समझता हूँ कि उनका हक बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते, उधर भी हक बनता था कि सीनियर जज के तौर पर रिटायर होते, लेकिन ये हक उनको नहीं दिया गया। ये एक और तारीख का सिया कारनामा है हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, कि जिन्होंने उस वक्त बैठ के जानबूझ के वकार सेठ को इग्नोर किया, और वो इग्नोरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी कंसिडरेशन की नो वन नोज, लेकिन वो पिटीशन नहीं लगी। हाँ, पिटीशन लगेगी कि सदारती निज़ाम ले आए या पार्लिमानी निज़ाम ले आए, पिटीशन लगेगी कि जी वो आर्मी एक्ट को चैलेंज किया गया आर्मी कोर्ट को, वो फॉरेन पिटीशन लग गई, फुल कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूट कर देते भैया। आप उन चीज़ों में नहीं करते, आपको कुछ चीज़ें नजर आती हैं जिसमें आप समझते हैं कि फौरी तौर पे कर दो, लेकिन अपने जजेस को आप इंसाफ नहीं दे सकते, तो आप बाकियों को क्या इंसाफ देंगे? थैंक यू।